आज हम लोग अपने इस वीडियो में बायो-सेवर्ट लॉ के जो बेसिक एप्लीकेशंस हम लोगों ने सीखे थे, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, स्ट्रेट वायर या इन पर आधारित जो अन्य प्रॉब्लम्स होती हैं उनके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को नोट करके आप इनको लगाना सीखें। अगर आपको आता हो तो आप इनको रिवाइज करें, और जिन बच्चों को नहीं आता वो कायदे से एक एक स्टेप इसका सीखें और तब उसके बाद घर में फिर अपने आप लगाने की प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, यानी बायो-सेवर्ट लॉ के अनुप्रयोग। तो एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक सर्कुलर कॉइल हो, एक रिव्यू हम आपको दे देते हैं ताकि जो नए बच्चे हम लोगों के साथ में जुड़े हैं अभी, जिन्होंने लास्ट वीडियो अगर ना देखा हो तो वो भी टॉपिक को यहीं से कैच कर सकें। फिलहाल हमारा आपसे यही कहना है कि हर वीडियो को या हर लेक्चर को पूरा कायदे से पढ़ा करिए ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि अगर हमारे पास कोई भी एक सर्कुलर कॉइल हो, इसमें आई एम्पीयर का करंट है और हमको पॉइंट पी पर क्या निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर या आई अपॉन एक्स मान लो। एक्सिस की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, एक्सिस की, एक्सिस, तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। वो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं जिनका पिछला वाला टॉपिक छूटा हुआ हो कि सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की अक्ष पर यानी एक्सिस पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो तो ये होता है। अगर हमको इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो, सेंटर पे, एट द सेंटर यानी केंद्र पर, तो मैग्नेटिक फील्ड होता था B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई और अपॉन क्या होता था 2R। यूनिट ऑफ टी क्या होती थी, टेस्ला या न्यूटन पर एम्पीयर मीटर। फिर हम लोगों ने केस पढ़ा था वायर का कि अगर कोई भी वायर एक फाइनाइट लेंथ का है, R दूरी, पॉइंट P, I एम्पीयर का करंट, तो हम लोगों ने केस पढ़ा था B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फटाफट रिवाइज कर लें, इसका छूटा हुआ हो। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी पॉइंट किसी वायर पर ही हो जिसमें I एम्पीयर का करंट है, तो ऐसी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B इज इक्वल टू 0। फिर हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि अगर कोई भी वायर अनंत लंबाई का है और उसमें I एम्पीयर का करंट फ्लो करता है, तो ऐसी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, और यूनिट सबकी क्या थी, टेस्ला। ये कुछ मेन फार्मूले थे जो अभी हम लोगों ने स्टडी किए थे, हमने फिर से इनको रिवाइज करा दिया ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चन जल्दी समझ में आए और जो नए बच्चे अभी हम लोगों के साथ जुड़े हैं उनको भी ये चीजें आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, यूनिट सब लोग जानते हो, न्यूटन पर एम्पीयर मीटर या टेस्ला होती है, सारी यूनिट्स टेस्ला है। एसआई में, सीडीएस में क्या होती है, गॉस। उसके बाद बच्चों हम लोग को याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उसका मान क्या है, वैल्यू, इसको परिमाण कहा जाता है, और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है उसकी डायरेक्शन। तो B का मान तो बायो-सेवर्ट लॉ से आ जाता है, मैग्नीट्यूड, अभी उन्होंने लिखा है सारे वैल्यूज है, B की वैल्यूज, और B की जो डायरेक्शन होती है, B की दिशा, डायरेक्शन यानी दिशा, वो कुछ विशेष नियमों से आती है, जिसमें से पहला नियम हम लोग का आता है राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ की हथेली का नियम। कौन सा नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम। और दूसरा होता है मैक्सवेल राइट हैंडेड स्क्रू रूल। स्क्रू रूल, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। राइट हैंडेड पाम रूल क्या कहता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इजियर भी है,
इसको बोलते हो दाएं हाथ की हथेली का नियम, कि अगर हम अपने दाएं हाथ के पंजे को यानी पाम को पूरा इस प्रकार फैलाएं कि जो थंब हो यानी अंगूठा वो कंडक्टर में बहने वाली करंट की डायरेक्शन में हो, धारा की दिशा में, तो उंगलियों को अगर उस ओर रखा जाए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड को काउंट करना है, तो जो हथेली होगी पाम वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर से समझिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई यानी विद्युत धारा, फिंगर्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट पी, बिंदु पी की ओर, तो जो पाम है जिसको हथेली कहते हो ये किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसको बोला जाता है दाएं हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड पाम। दूसरा मैक्सवेल राइट हैंडेड स्क्रू रूल, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ये रूल क्या कहता है कि अगर अपने दाएं हाथ में पेंचकस को पकड़कर पेंच के कसने की दिशा में हाथ को घुमाएं, ये देखिए हाथ ऐसे टर्न कर रहा है, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ये मान लो थोड़ी देर के लिए ये स्क्रू पेंच है या आप इसको पेंचकस भी कह सकते हो, हमने इस प्रकार इसको पकड़ा और ऐसे करके हाथों को घुमाया, ठीक है, तो इसकी जो नोक है हेड वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। पेंच की नोक सॉरी जो पेंच की नोक है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी और जिस दिशा में हमारा हाथ घूमेगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो देखिए हमारी उंगलियां किधर घूम रही हैं, ऊपर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, क्लॉकवाइज। और अगर हम हाथ को उल्टा घुमाएं पेंच के खुलने की दिशा में, तो फिंगर्स किधर घूम रही हैं, ऊपर की ओर, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त वामावर्त, तो दक्षिणावर्त कसने की दिशा में, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, और खुलने की दिशा में वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। एग्जांपल को लेके करें, जल्दी आपको समझ में आएगा। जैसे कोई वायर है, उसमें आई एंपियर की करंट है, वायर है एक्स वाई, और हमको पॉइंट पी पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा आसान है, राइट हैंड पाम रूल पहले हम लगाते हैं। अंगूठा क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, उंगलियों को कहां करना है, पॉइंट पी की ओर, तो पाम कहां जा रही है, अंदर की ओर। देखिए सभी लोग, अंगूठे को कहां, धारा की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को कहां, पॉइंट पी की ओर, तो पाम किधर आ रही है, अंदर की ओर। अंदर की ओर का मतलब क्रॉस। अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, अंदर की ओर, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्रॉस, क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर इनवर्ड, तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर परपेंडिकुलर इनवर्ड। और अगर कहीं पर भी जैसे ये वायर एक्स वाई, इलेक्ट्रिक करंट आई एंपियर, और यहां पर कोई पॉइंट हम लोग ले लें पॉइंट पी आर दूरी पर, तो भी बड़ा आसान है। जैसे यहां पर आर दूरी पर पॉइंट पी था। अब अगर आप इस बात को देखो, राइट हैंड अपने दाएं हाथ की हथेली खोलो फटाक से, राइट हैंड पाम अपने दाएं हाथ की हथेली को खोलिए, अंगूठे को कहां, करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को कहां, बिंदु पी की ओर। तो ऐसे तो होगा नहीं, देखो उंगलियां इधर जा रही हैं, फील्ड इधर निकालना, इधर की हमको जरूरत तो नहीं है ना, ऐसे देखिए सभी लोग ध्यान से, अंगूठे को आई की डायरेक्शन में, पाम को पी की ओर, और हथेली किधर आ रही है, ऊपर की ओर यानी बाहर की ओर, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डॉट। तो डॉट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी तल के लंबवत बाहर की ओर। लंबवत बाहर की ओर या ऊपर की ओर, ठीक है। तो दो प्रकार की डायरेक्शन हो गई, परपेंडिकुलर इनवर्ड और परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, तल के लंबवत अंदर की ओर, और डॉट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड यानी तल के लंबवत बाहर की ओर। ये बात समझ में आ गई क्या, एक रूल हमने आपको लगा के दिखा दिया, राइट हैंड पाम रूल। तो जो भी क्वेश्चन आप मैग्नेटिक फील्ड का लगाओगे उसमें दो चीजें बड़ी जरूरी हैं, एक तो वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और नंबर 2 उसकी डायरेक्शन क्या है, अर्थात उसकी
दिशा क्या है। बगैर इन दोनों में से अगर एक भी चीज एब्सेंट हो गई तो क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत होगा, उस आंसर को हम सही नहीं मान सकते। सबको बातें समझ में आ गई? नोट कर लिए फटाफट। तो सभी लोगों को ये बातें क्लियर हो गई। अगर कोई भी न्यूमेरिकल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का आता है तो दो बातें बड़ी जरूरी है। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, अब जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया हो, हम लोगों से कहा जाए कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, बिल्कुल छोटी सी प्रॉब्लम हम लोग लगा रहे हैं, इसमें 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा x से y की तरफ बहती है और यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट P है और आपसे कहा गया फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन एट पॉइंट P। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और उसकी दिशा को बताइए। तो बड़ा आसान है हम लोगों के लिए, कैसे आप लोग सॉल्व करोगे? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। वायर क्या है, XY, कितने एम्पीयर की करंट है, 2 एम्पीयर की, दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, बेसिक सा क्वेश्चन है बिल्कुल, और पॉइंट P पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग क्या लगाएंगे फार्मूला, B इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 I/R। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7, I कितने एम्पीयर है, 2 एम्पीयर, R कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, मींस 10 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हुआ 5, तो ये हुआ 2/5 इंटू 10 टू द पावर -7 और -2 ऊपर गया 10 टू द पावर +2, ये वैल्यू कितनी आई, 2/5 इंटू 10 टू द पावर -5 और यूनिट क्या हो गई, टेस्ला। अगर आप पॉइंट में इसको निकालना चाहो तो आंसर को आप पॉइंट में कैलकुलेट कर सकते हो। कर लोगे ना सभी लोग? बड़ा आसान है। अब हमको क्या लिखना है, डायरेक्शन। अब हमको क्या लिखना, पॉइंट में लिखते हैं और 0.54 इंटू 10 टू दी पावर -5 और टेस्ला, पॉइंट हटाओगे तो -6 होगा। डायरेक्शन की अगर बात करो तो दाएं हाथ की हथेली खोलिए सभी लोग, राइट हैंड की पाम को खोलो, थंब को किधर, आई की डायरेक्शन में, फिंगर्स किधर, पॉइंट पी की ओर। तो देखो पाम कहां पर आ रही है, इनवर्ड। इनवर्ड का मींस अंदर की ओर, मींस क्रॉस। इसका मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रॉस, और क्रॉस का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, यानी तल के लंबवत अंदर की ओर। पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? बड़ा आसान था। हमको क्या निकालना था, चुंबकीय क्षेत्र का मान, इसका मान, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या आया, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 I/R। रिजल्ट आपके सामने है 0.4 इंटू 10 टू द पावर -5। यूनिट क्या है, टेस्ला, और डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड, यानी तल के लंबवत अंदर की ओर। कर लोगे ना सभी लोग? नोट कर लो फटाक से क्वेश्चन को। तो बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन जैसे हमारे पास है कि ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, एक वृत्तीय धारावाही कुंडली है जिसकी त्रिज्या हम लोगों को दी है 10 सेंटीमीटर, 10 cm, और इसमें 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा है, और इसमें इसने हम लोगों को दिया है कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, फेरों की कुल संख्या कैपिटल N इज इक्वल टू है 1000, और आपसे इसने बोला कि व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर C, केंद्र C पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो बड़ा बेसिक सा एप्लीकेशन है, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि रेडियस हमको कितनी गिवन है, 10 cm, सेंटीमीटर को हम लोग काहे में बदलेंगे, मीटर में, टोटल नंबर ऑफ टर्न हमको कितना गिवन है 1000, और कितने एम्पीयर की वैद्युत धारा है 2 एम्पीयर, और हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहां पर है, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है केंद्र C पर। और जब आप सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो B इज इक्वल टू फार्मूला होता है μ0I/2R टेस्ला। वैल्यू रख देना, μ0 की वैल्यू 4 पाई 10 टू दी पावर -7, I की जगह 2 एम्पीयर, और R कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -2, 2 से 2 कैंसिल, इसको हम लोगों ने लिखा 4 पाई 10 टू दी पावर -7
और उसके बाद ये 10 टू दी पावर -1 ऊपर गया 10 टू दी पावर +1 और 1 - 7 की आप अगर बात करोगे तो रिजल्ट आया 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -6 और यूनिट क्या बनी टेस्ला। पाई की वैल्यू आप रखना चाहो तो रख दो 22/7 या 3.14 और हमको क्या निकालना है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालना बड़ा आसान है हमारे लिए। फिर से वही केस आ गया कॉइल का केस है। कॉइल में करंट किधर है क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से इधर देखो कॉइल में करंट किधर है क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है सेंटर पे। तो कैसे रूल अप्लाई करोगे ऐसे देखो थंब को किधर आई की डायरेक्शन में उंगलियों को किधर सेंटर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा इनवर्ड। इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा क्रॉस और क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर इनवर्ड यानी तल के लंबवत अंदर की ओर मींस परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। सबको आंसर क्लियर हो गया। बोलिए सभी बच्चों को आंसर क्लियर हो गया। सारी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना। बहुत आसान से सिंपल एग्जांपल अभी हम लेके चले हैं ताकि आपको बहुत आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएं। नोट कर लीजिए फटाक से। इसमें एक बात बच्चों याद करने वाली होती है। नोट करने में जहां प्रॉब्लम हुआ करे वीडियो को पॉज कर लिया करो फिर नोट कर लिया करो। एक बात आपको ध्यान देनी है। देखो हम आपको सिखा भी देते हैं अलग से। जैसे वायर वाले केस में आपने देखा था ऐसे कॉइल में भी होता है कि जैसे अगर किसी कॉइल में करंट है क्लॉकवाइज और किसी कॉइल में करंट है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त करंट इन एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है फिगर आपके सामने बना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो सेंटर सी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऑलवेज होगा परपेंडिकुलर इनवर्ड क्रॉस तल के लंबवत अंदर की ओर ऑलवेज। और अगर किसी भी कॉइल में करंट किधर है एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा डॉट। डॉट माने परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो कितने कितने मैग्नेटिक फील्ड होंगे दो। कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज यानी इनवर्ट कब होता है जब धारा की दिशा किधर हो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। और कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर कब होता है आउटवर्ड जब करंट की डायरेक्शन किधर हो एंटी क्लॉकवाइज। तो वो तो बहुत अच्छी बात है आपको रूल लगाना आ गया। लेकिन फिर भी अगर आप डायरेक्टली इस बात को समझें तो बड़ा आसान हमारे लिए होता है कि कब करंट होगा क्लॉकवाइज और कब करंट होगा कब मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड और कब मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड। तो ये किस बात पे भी डिपेंड है? इस बात पे डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन किधर है कि करंट क्लॉकवाइज है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है। सबको पूरी बातें क्लियर हो गई? बोलिए सारी चीजें सबको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। नोट कर लो फटाक से। इतना बस ध्यान देना कि ये वाला केस केवल कहां लागू होता है। ये वाला केस केवल लागू होता है कॉइल में। रूल वाला कि क्लॉकवाइज है करंट की एंटी क्लॉकवाइज है। बाकी अन्यथा हमको लर्न तो है राइट हैंड पाम को नियमों से हम इधर उधर थोड़ी भागेंगे। लॉ इज द लॉ। वो जो लॉ है उससे तो निकाल ही सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमको अंदाजा लगाना हो डायरेक्ट कॉइल के लिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है तो हम लोग ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो कि मैंने भी आपको बताया। ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए सब लोग फटाफट। रफ कर दिया जाए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो बच्चों अब जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है बायोसेवर्ट के एप्लीकेशन का, उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं।
जैसे हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है स्ट्रेट वायर, इसको फोल्ड करके हम लोगों ने एक ऐसी आकृति बनाई है। आपको इलेक्ट्रिक करंट गिवन है 2 एम्पियर, इसकी रेडियस आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर, ये पॉइंट हो, ये भी 2 एम्पियर। तो क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि पॉइंट ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करें। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ विल बी। बड़ा आसान है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहां पर कौन कौन से कंडक्टर है। सीधा तार था पहले ऐसे स्ट्रेट वायर, उसको हम लोगों ने इस प्रकार फोल्ड कर दिया तो ऐसी कुछ आकृति बन गई। अब यहां पर ये है स्ट्रेट वायर, एक ये स्ट्रेट वायर और एक ये सेमी लूप, जिसको आधा लूप बोला जाता है। और हमको निकालना है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम लोगों ने क्या दिया, फर्स्ट वायर, इसको बोल दिया सेकंड वायर और इसको बोला थर्ड वायर। पहले हम लोग एक काम करें, ये जो स्ट्रेट वायर हमको गिवन है जिसमें 2 एम्पियर का करंट है, अगर इसके ठीक सीध में देखें तो पॉइंट ओ है। और अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अगर कोई पॉइंट स्ट्रेट वायर के फ्रंट में है यानी सीध में है तो उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। इसका मतलब हुआ ये पॉइंट ओ इस वायर के सीध में है, तो अगर हम लोग इसका मैग्नेटिक फील्ड लिखें, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू स्ट्रेट वायर तो हमको ये मैग्नेटिक फील्ड मिला B1 इज इक्वल टू 0। यानी इस तार के कारण पॉइंट ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। यही सिचुएशन सेकंड वायर के साथ है, ये पॉइंट सेकंड वायर की भी सीध में। तो उसी प्रकार अगर हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड को निकालें पॉइंट ओ पर ड्यू टू सेकंड स्ट्रेट वायर, तो इसके लिए भी B2 की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 0, क्योंकि ये पॉइंट ओ दूसरे वाले वायर के भी सीध में है। और अगर हम ऊपर वाले लूप को देखें तो ये आधा लूप है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू सेमी लूप, सेमी लूप माने अर्धवृत्तीय लूप, आधा लूप। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने B3 लिख दिया और B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2R बाई 2, म्यू नॉट आई बाई 2R बाई 2। अब ये 2 का डिवाइड क्यों किया, इतना पूरा ये फार्मूला किसका होता था, पूरे लूप का, होल लूप का, संपूर्ण लूप। और ये चूंकि कैसा लूप है, आधा लूप, तो इसमें 2 का डिवाइड, इसलिए यहां पर ये B3 कितना आ गया, B3 इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई बाई 4R। ये फार्मूला किसका होता है, यहां से लर्न कर लो, जब आधा लूप दिया हो, सेमी लूप, और केवल नीचे 2R किसका फार्मूला होता है, जब एक पूरा लूप दिया हो, उसके केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को कैलकुलेट करना हो गया। अब चूंकि ये दोनों फील्ड कैसे हैं, 0, इसलिए इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो नो एनी डायरेक्शन, B1 की कोई दिशा नहीं, B2 भी 0, तो नो एनी डायरेक्शन, कोई दिशा नहीं। लेकिन B3 में वैल्यू है तो इसमें डायरेक्शन भी होगी। क्या अभी हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक लूप है और लूप में करंट की दिशा है क्लॉकवाइज, कैसी है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज माने दक्षिणावर्त, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। इसका मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब हम लोग निकालेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, बिंदु ओ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो बड़ा आसान है, B इज इक्वल टू B1
प्लस B2 प्लस B3, सो 0 प्लस 0 प्लस म्यू नॉट I बाई 4R, इसलिए फाइनल आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4R। ये प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई। एक हमारे पास क्या था, स्ट्रेट वायर, उसको हम लोगों ने फोल्ड किया किस फॉर्म में, एक नई आकृति बनाई गई इस प्रकार की, एक नई आकार इसको दिया गया जिसमें करंट भी है, इसकी रेडियस भी है, और उसने हमसे बोला कि बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका कितना होगा, तो ये होगा। अभी बच्चों हम लोगों ने जो कैलकुलेशन करी है वहां पर करंट को नेट किया है I और रेडियस को R। अच्छा, फाइनल डायरेक्शन वही होगी जो B3 की, क्योंकि B1 B2 में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो जो B3 की डायरेक्शन वही B की डायरेक्शन, और B3 की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर इनवर्ड, यानी तल के लंबवत अंदर की ओर। ये तो आंसर हो गया। अब चूंकि क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू भी गिवन है, तो हम यहां पे वैल्यू रख देंगे, I की वैल्यू रख दो, R की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट की वैल्यू रख दो, आपका आंसर है। ना दिया होता, कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ना होता, केवल I और R के टर्म में होता, तो ये आंसर था। म्यू नॉट की वैल्यू सभी लोग जानते हो, 4 पाई 10 टू दी पावर माइनस 7, I कितने एम्पियर है, 2 एम्पियर, और 4R, R कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। पूरी कैलकुलेशन आपसे हो जाएगी। आप पाई की वैल्यू को रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। अगर पाई की वैल्यू को आप नहीं रखोगे तो ये 2 पाई एक साथ कर लेना, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 और प्लस 1 और माइनस 2, 1 10 टू दी पावर माइनस 1 और 10 टू दी पावर माइनस 1 को ऊपर भेजोगे तो 10 टू दी पावर प्लस 1, और इसकी यूनिट क्या होगी, बोलो टेस्ला, और डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो पूरा क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। क्या क्वेश्चन था हमारे पास, ये बायोसावर्ट का एप्लीकेशन है। आपने जो बायोसावर्ट के फार्मूले पढ़े उनके एप्लीकेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई भी वायर जिसको किसी फ्रेम में मोड़ा जाए, बेंड किया जाए, और आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो इट्स डायरेक्शन, तो बड़ा इजियर है हमारे लिए। पहले हम लोगों को सारे फार्मूले अच्छी तरह लर्न होने चाहिए। जब सारे फार्मूले आपको लर्न होंगे तो आप उनको बड़ी आसानी से अप्लाई भी कर सकते हो, जैसे कि अभी हम लोगों ने सीखा। सबको समझ में आ गया? नोट कर लो फटाफट। अब जैसे बच्चों हमारे पास अगला एक क्वेश्चन दिया है, ऐसा क्वेश्चन अभी हमारा ये है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग फ्रेम है जिसमें I एम्पियर का करंट है। इसकी रेडियस अभी R है, और उसको इस प्रकार एक फ्रेम में हम लोगों ने मोड़ा है, ठीक है। और आपसे कहा गया कि फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर C। इस फ्रेम के सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड को काउंट करो। क्वेश्चन समझ में आया? हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, उस वायर को हम लोगों ने बेंड कर दिया एक फ्रेम में। इसमें करंट कितनी है, I एम्पियर, इसकी रेडियस कितनी है, R, और आपसे कहा गया है नेट मैग्नेटिक फील्ड को काउंट करें, यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को बताएं। अगर इस आकृति को देखो तो यहां पर हमको यह दिखाई दे
रहा है कि ये जो लूप है ये आधा लूप ना होकर आधे से ज्यादा है, आधे से ज्यादा है। पीछे जो बनाया था वो आधा लूप था। ये जो डायग्राम आपने बनाया था पहले वाले क्वेश्चन में, ये देखिए इसमें पूरा पूरा ये आधा लूप था, उसमें यहां पर सेंटर था, यानी इसका आधा भाग यहां कहीं होगा, इसका आधा पार्ट यहां कहीं होगा, तभी तो इसे यहां पर सेंटर था। लेकिन यहां पर देखो सेंटर यहां पर है, यानी ये आधे लूप से बहुत ज्यादा है। और अगर ये आधे लूप से बहुत ज्यादा है तो इसे पूरा लूप माना जाता है। इट इज टेकन एज ए कंप्लीट लूप, इसे पूरा लूप हम लोग मानेंगे। तो एक बात इस क्वेश्चन में ये ध्यान देने वाली है कि ये पूरा लूप है। अगर दो तारों के बीच का गैप बहुत कम हो, when gap between two wires is very small, तो उसे भी एक पूरा सिंगल वायर माना जाता है। तो ये एक सिंगल वायर हो गया, ये पूरा लूप हो गया। तो यहां पर 3 कंडक्टर ना होकर केवल 2 कंडक्टर हैं, एक स्ट्रेट वायर और एक पूरा लूप। पूरी बात को समझ में आ गई। अगर कोई लूप आधे लूप से ज्यादा है तो उसे पूरा लूप मानोगे, और अगर 2 तारों के बीच का गैप बहुत कम है तो उसे पूरा एक स्ट्रेट वायर माना जाता है। तो ये पूरा एक स्ट्रेट वायर हो गया, ये पूरा लूप हो गया। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर लिखें मैग्नेटिक फील्ड एट सी ड्यू टू स्ट्रेट वायर, इस पूरे तार के कारण सी पर फील्ड, तो उसको लिखोगे V1, और वायर का फार्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और यूनिट क्या होती है टेस्ला। ये V1 आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अगर ये सेंटर तार के सीध में होता तो V1 क्या होता 0, लेकिन ये r दूरी पर है, ये रेडियस r, तो ये भी दूरी r, ये भी दूरी r, इसलिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और अगर डायरेक्शन की बात करो तो राइट हैंड पाम लो, तार में धारा की दिशा देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट दाईं ओर है राइट साइड, और उंगलियों को किधर करना है सी की ओर। तो हथेली यानी पाम कहां पर आ रही है ऊपर की ओर। इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तल के लंबवत बाहर की ओर, या इसी को बोलते हो परपेंडिकुलर अपवर्ड्स। अब अगर आप पूरे लूप की बात करो तो मैग्नेटिक फील्ड एट सी ड्यू टू करंट लूप। अब ये करंट लूप होगा, ये सेमी लूप नहीं है, ये पूरा पूरा धारावाही लूप है। और लूप का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। ये तो B2 हो गया। डायरेक्शन को चेक करो, इसमें करंट किधर है क्लॉकवाइज, और धारा की दिशा अगर क्लॉकवाइज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा क्रॉस। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब अगर आप B1 और B2 को देखो, अब तो कुछ बचा नहीं, एक स्ट्रेट वायर हो गया, एक लूप हो गया, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड आ गए। डायरेक्शन को अगर ध्यान करो तो B1 की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर अपवर्ड या आउटवर्ड, और B2 की डायरेक्शन है क्रॉस यानी परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है अपोजिट, और अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट तो इनको माइनस करोगे। इसका मतलब अगर हम यहां पर लिखें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र एट सी, तो हमको माइनस करना पड़ेगा B1 और B2 के डिफरेंस को लेना पड़ेगा। और डिफरेंस में किससे किसको लेते हो, बड़े से छोटे को माइनस करते हो। किसकी वैल्यू बड़ी है B1 की B2 की, तो ये बात कहां से पता चलेगी डिनोमिनेटर से, यानी हर से। यहां पर डिनोमिनेटर कितना है 2 पाई आर, यहां डिनोमिनेटर कितना 2r। 2r 2 पाई आर से कैसा है कम है, अगर 2r कम है तो B2 ज्यादा है, मींस B2 माइनस B1। सो B इज इक्वल टू B2 माइनस B1, और B2 की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट आई बाई 2r माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। पूरे से हम लोगों ने क्या कॉमन ले लिया म्यू नॉट आई बाई 2r, तो ब्रैकेट में आया 1 माइनस 1 अपॉन पाई, यूनिट क्या होगी टेस्ला। और अगर आप डायरेक्शन की बात करो तो किससे किसको माइनस किया गया, B2 से B1 को माइनस किया गया। तो जो डायरेक्शन किसकी होगी B2 की, वही डायरेक्शन किसकी होगी B की। और B2 की डायरेक्शन है किधर
B2 की डायरेक्शन है क्रॉस यानी परपेंडिकुलर इनवर्ड, इसलिए फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ गिवन कंडक्टर। तो ये जो चालक आपको दिया गया है धारावाही चालक, उसका फाइनल आंसर कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r 1 माइनस 1 अपॉन पाई टेस्ला। नोट कर लें क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, जैसे क्वेश्चन में हम लोग एक काम करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किसी भी वायर को मोड़ करके इस प्रकार का एक फ्रेम बना लें, ठीक है। कोई भी हमारे पास एक सर्कुलर फ्रेम है, वृत्ताकार फ्रेम, उसको हम लोगों ने ऐसे बनाया, यहां पर ये पॉइंट है C, ये आई एम्पियर की करंट है, ये आई एम्पियर की करंट है, ये सेंटर है C, यहां पर I के दो बराबर भाग हो गए I बाई 2, ठीक है। ये कितने एम्पियर की करंट है I, जैसे ही यहां पर आएगी तो इसके दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे I बाई 2। क्वेश्चन अभी हमारा वही है, हमको निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर, C पर। सेम वही प्रॉब्लम, I एम्पियर की करंट यहां दो पार्ट में I बाई 2, ये दोनों मिलके यहां पर I बन गई। अब एक काम करो, यहां पर कितने कंडक्टर हैं सबसे पहले ये देखो। एक तो स्ट्रेट वायर ये फर्स्ट, दूसरा स्ट्रेट वायर ये सेकंड, तीसरा ये आधा लूप थर्ड, और चौथा ये आधा लूप यानी ये फोर्थ। तो हाउ मेनी कंडक्टर्स आर अरेंज्ड इन दिस क्वेश्चन? सो देयर आर 4 कंडक्टर्स आर अरेंज्ड। ये बच्चे इसमें नहीं समझ पाते हैं कि कैसे हम कंडक्टर लेंगे, तो वही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक सीधा तार, ऊपर वाला आधा लूप, नीचे वाला आधा लूप, और एक ये सीधा तार। हमको क्या निकालना है, C पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। बड़ा आसान है, इस स्ट्रेट वायर के कारण C पर मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाला जाए। मैग्नेटिक फील्ड एट C ड्यू टू फर्स्ट स्ट्रेट वायर, लिख इसलिए दिया ताकि किसी कोई कंफ्यूजन ना हो, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अपने आप घर पे जब लगाना प्रैक्टिस करना तो आप डायरेक्ट कर लेना। तो इस वाले वायर के कारण C पर अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो क्या आएगा आंसर, बोलो, 0। क्यों 0 आएगा जानते हो? क्योंकि सेंटर C वायर के सीध में है। क्या पढ़ा था बार बार कि अगर कोई बिंदु चालक पर ही हो या धारावाही चालक तार के सीध में हो, इन फ्रंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। इसका मतलब ये V1 = कितना, 0। सेकंड वाले अगर वायर को देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट C ड्यू टू सेकंड स्ट्रेट वायर, तो ये C इसके भी सीध में है, यानी V2 भी क्या हो गया, 0। तो इसके कारण यहां फील्ड 0, इसके कारण यहां फील्ड 0। अब I बाई 2 का कंडक्टर जो सेमी लूप है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट C ड्यू टू अपर सेमी लूप, ऊपर वाला अर्धवृत्तीय लूप, ठीक है, इसकी बात करी जा रही है। थर्ड नंबर की या मेंशन करते हैं कि थर्ड कंडक्टर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने लिखा V3, आधा लूप है, ध्यान देना। और हाफ लूप का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था बच्चों, बोलिए, पूरे लूप का क्या होता था, म्यू नॉट I बाई 2r, तो आधे लूप का म्यू नॉट I बाई 4r। बोला मत करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आधे लूप का म्यू नॉट I बाई 4r। क्लियर, ये V3 हो गया। अब चूंकि वैल्यू है तो डायरेक्शन होगी। यहां पर देखो, पहली बात तो एक चीज और ध्यान देने वाली है, ये करंट I ना होकर कितनी है, I बाई 2, तो यहां पर क्या करोगे, I बाई 2, और जब ये I बाई 2, हम इसको क्लोज ना करें, I की जगह I बाई 2 भी रखना है, और जब I की जगह I बाई 2 रखोगे तो 4 2 जा 8, तो B3 आ गया म्यू नॉट I बाई
8 r। अब सही है ना, म्यू नॉट आई बाई 8 r। क्यों 8 आया समझ गया ना, आधे लूप का फार्मूला होता था म्यू नॉट आई बाई 4r, लेकिन यहां पर आई की जगह कितना है बच्चों, आई बाई 2। देखो आई बाई 2, तो आई बाई 2 और 2 से नीचे 4 मल्टीप्लाई 8। डायरेक्शन क्या होगी, वहीं पर आ जाओ। करंट किधर है बोलो, क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही। अगर करंट क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे किधर होता है, क्रॉस। और क्रॉस का मतलब क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर इनवर्स। सबको क्लियर हो गया। नीचे वाला आधा लूप देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट सी ड्यू टू लोअर हाफ लूप, तो B3 की जगह B4 और म्यू नॉट आई बाई 8 r। उसी प्रकार होगा, डायरेक्ट हमने लिख दिया, ठीक है ना। आई की जगह आई बाई 2 और 4 इसमें भी आएगा, सेम ही फार्मूला बनेगा। मल्टीप्लाई करोगे 8 r, लेकिन करंट किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डॉट। और डॉट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ये बात सबको समझ में आ गई क्या। इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि जीरो है, इनमें डायरेक्शन होगी क्योंकि जीरो नहीं है। जहां वैल्यू होगी वही डायरेक्शन होगी, जहां वैल्यू नहीं वहां कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अब बस हमको क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सी क्या करेंगे, B इज इक्वल टू B1 B2 B3 B4। लेकिन यहां पर साइन का ध्यान रखना, B3 किधर है, इनवर्ड, और B4 किधर है, आउटवर्ड। तो प्लस की जगह क्या होगा, माइनस। अच्छा B1 B2 क्या है, 0, तो 0 प्लस 0, और B3 कितना, म्यू नॉट आई बाई 8 r माइनस म्यू नॉट आई बाई 8 r। वैल्यू कैंसिल, ओवरऑल नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या आ गया, 0। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अगर इस प्रकार का कोई लूप बना हो और आपसे पूछे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आंसर क्या होगा, B नेट इज इक्वल टू 0 होगा। सहूलियत से करने वाला क्वेश्चन है, हमको एक एक स्टेप आपको समझाना है, इसलिए हम सारी लाइनों को डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि जो नए बच्चे भी हम लोगों के साथ जुड़े उनको प्रॉब्लम ना हो। और बाकी तो आप जानते हो कि रफ्तार को हम बहुत तेजी से बना देते हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि समझ के आंसर निकालने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड को हमने कम किया है अभी, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में भी आते रहें और आप उनको करते रहें। ठीक है, बस आप कंटिन्यूटी रखिए और एग्जाम की तैयारी अच्छे बच्चों की तरह करते रहिए, ताकि आपका रिजल्ट ना बिगड़े और इन परिस्थितियों में भी आपका घर बैठे रिवीजन होता रहे। चलिए, तो ये बात हमको क्लियर हो गई। इस क्वेश्चन का नेट आंसर क्या आएगा, B नेट इज इक्वल टू 0। नोट तो लोग खा। तो सभी बच्चों को ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, जो बताए जा रहे हैं। बायो-सेवर्ट लॉ का क्या चल रहा है, एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं, ऐसे या तो डेटाबेस आएगा, आई और आर की वैल्यू देगा, तब तो बड़ा आसान है। जब ये नहीं कर पाओगे तो वैल्यू कैसे रख पाओगे, इसलिए पहले जो आप फार्मूले के टर्म में वैल्यू निकालते हो बी की, पहले उसको सीखो और फिर आप उसको करो। ठीक है ना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को फिर आप कर सकते हो। एक और बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपने शायद लगाया भी होगा क्लास में, तो हमने लगाया भी इस क्वेश्चन को। चलो रिवाइज करा देते हैं, कई दिन हो गए, जिन बच्चों ने नहीं लगाया है वो समझ लेंगे। ऊपर सबको दिखाई दे रहा है, पूरा कंडक्टर क्लियर है ना। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये है कि इस गिवन कंडक्टर में अगर ऐसे कोई करंट फ्लो करे, ठीक, ऐसे और फिर ऐसे, जो कि आई एम्पियर की करंट है, ये भी आई, और ये इसका सेंटर है सी, और बेटा ये रेडियस है R1 और ये रेडियस R2। ठीक, क्वेश्चन फिर से हमारा भाई, इस सी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, लगाइए सभी लोग अपने आप क्वेश्चन को, कर ले जाओगे आप, बड़ा सिंपल है। कैसे करना है, सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो शेप दिया है, ये जो आकार दिया है, वो कितने कंडक्टर से मिलके बना है। एक स्ट्रेट वायर ये, एक स्ट्रेट वायर ये, एक R1 रेडियस का लूप ये, और एक R2 रेडियस का लूप।
कितने कंडक्टर हो गए? 4 कंडक्टर। कितने कंडक्टर? 4 कंडक्टर। पहला स्ट्रेट वायर, दूसरा स्ट्रेट वायर, तीसरा आधा लूप, चौथा आधा लूप। बड़ा इजियर है हमारे लिए इसको करना। इस स्ट्रेट वायर के कारण पहले सी पर क्या निकाला जाए? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सी ड्यू टू फर्स्ट स्ट्रेट वायर, बड़ा आसान है। B1 इज इक्वल टू 0। कई बार भी आपको हमने बताया। क्यों 0? बोलो भाई। बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो C है वो वायर के सीध में है, और अगर कोई बिंदु तार के सीध पर हो तो वहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0। बिल्कुल सही। ठीक, चलिए वैसे ही चलते रहो। अगर दूसरे वायर के सीध में देखा जाए तो भी C है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट C ड्यू टू सेकेंड स्ट्रेट वायर, तो अगेन V2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस वाले वायर के भी C क्या है? सीध में है। अगर R1 रेडियस का लूप देखो तो ये आधा लूप है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट C ड्यू टू सेमी लूप, सेमी माने आधा, ठीक, ऑफ रेडियस R1, R1 त्रिज्या के अर्धवृत्तीय लूप के कारण C पर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम लोग B3 की बात करें तो आधे लूप का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों? म्यू नॉट आई बाई 4R, लेकिन यहां पर R की जगह क्या है? R1, इसलिए लिख दिया म्यू नॉट आई बाई 4R। अब देखो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। और अगर करंट क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनवर्ड। इसका मतलब यहां पर क्या लिखोगे? क्रॉस, और क्रॉस का मतलब हुआ परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। ये बात सबको क्लियर हो गई? B3 की डायरेक्शन किधर होगी? परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब अगर आप दूसरे वाले लूप को देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट C ड्यू टू सेकेंड सेमी लूप ऑफ रेडियस R2, R2 त्रिज्या के अर्ध लूप का C पर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप इसको देखोगे तो B4 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई, और आधा लूप है तो क्या बनेगा? 4R2। क्लियर? और डायरेक्शन की अगर बात करो तो ऊपर वाले लूप में करंट है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए C पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बोलो, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। सबको बात समझ में आ गई? परपेंडिकुलर इनवर्ड्स होगा। B4 म्यू नॉट आई बाई 4R2 परपेंडिकुलर इनवर्ड्स हो गया। अब अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड को काउंट करें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट C, तो कैसे करोगे? B नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। B1 कितना 0, B2 कितना 0, B3 B4 देखिए वैल्यूज कैसी हैं? अलग अलग, चूंकि यहां R1 और यहां पर R2, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसी है? अलग अलग। यहां पर इनवर्ट और यहां पर, बोलो कुछ गलत हो गया क्या? अगर आप इसको देखो B3 को, तो परपेंडिकुलर इनवर्ट चूंकि क्रॉस है, और ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड हमको लिखना चाहिए था या अपवर्ड्स, बाकी सब ठीक है, लिखने में गलती थी। तो परपेंडिकुलर अपवर्ड्स, डॉट माने ऊपर की ओर, क्रॉस माने अंदर की ओर। अब जरा दोनों को देखो ध्यान से, बड़ा इजी है। ये B3 और ये क्या है? B4। और B3 और B4 को अगर आप ध्यान से समझें तो हमको ये पता चल रहा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकालोगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालोगे तो ये तो दोनों 0, और यहां पर क्या होगा? माइनस। लेकिन किससे किसको माइनस करोगे? बोलिए कौन बड़ा है? B3 की B4। ये है 4R1 डिनोमिनेटर, ये है 4R2, R1 बड़ा की R2, R2 बड़ा है, R1 छोटा है बेटा, और R1 की वैल्यू अगर कम होगी तो B3 बड़ा होगा। इसका मतलब हमको लिखना था B3 माइनस B4। इसका मतलब म्यू नॉट I बाई 4R1 माइनस म्यू नॉट I बाई
4r2, और अगर हम इससे कुछ कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, म्यू नॉट आई बाई 4 कॉमन ले लें, तो 1/r1 माइनस 1/r2, दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी नेट। अब प्रश्न ये हुआ कि बी नेट की दिशा किधर होगी, तो बड़ा आसान है, किससे किसको माइनस किया, B3 से B4 को माइनस किया, तो जो डायरेक्शन होगी किसकी, B3 की, वही डायरेक्शन किसकी, बी नेट की, और B3 की डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर इनवर्स, इसलिए फाइनल आंसर भी जो होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, बोलो परपेंडिकुलर इनवर्स, म्यू नॉट आई बाई 4 1/r1 माइनस 1/r2। सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया, अच्छी तरह सबको सवाल समझ में आ गया ना, बोलिए क्लियर हो गया, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आपको ना क्लियर हुई हो, फिलहाल हर चीज हमने एक्सप्लेन करी अच्छी तरीके से, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, कमेंट में जरूर लिखा करो कि टॉपिक आपको कैसा लग रहा है, जरूर लिखा करो। ये सभी बच्चे ध्यान दें, जितने बच्चे इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर लिखा करें कि सर हमको ये आज की क्लास कैसी लगी, आज का टॉपिक आपको पढ़ने में समझ में आया कि नहीं आया। इस बार से इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे, जरूर सभी लोग कमेंट सेक्शन में इस बात को लिखेंगे कि सर हमको ये टॉपिक आया कि नहीं आया, उसकी एनालिसिस करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान रखना, ठीक है ना, सभी का कमेंट सेक्शन पढ़ा जाएगा, इसलिए सभी लोग जरूर लिखें इस बात को कि आपको टॉपिक आया कि नहीं आया, ठीक है। और जो बच्चे अभी अनटच हो, दूर हो, इस समय की परिस्थिति ऐसी आप देख रहे हो, क्लास नहीं लग पा रही कंटिन्यूटी से, इसलिए जो बच्चे दूर हो आपके कांटेक्ट में, उनको भी आप बताइए कि कुछ नहीं रुका है, ना समय रुका है, ना वक्त रुका है, ना हम रुकेंगे, निरंतर पढ़ाई हमारी चल रही है, और क्लास में सर लगातार स्टडी करा रहे हैं, और उसका ऑनलाइन वीडियो YouTube में अपलोड किया जा रहा है, तो आप लोग घर में नोट्स भी बनाइए और आगे पढ़ते भी रहिए, और उन बच्चों को भी बताइए, और जिनके पास चैनल सब्सक्राइब नहीं है उनको सब्सक्राइब भी कराइए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो, एक हफ्ते में 2 या 3 वीडियो जो भी हम अपलोड करें वो आप तक जल्दी पहुंचे, ठीक है ना, ये आपको उसकी जानकारी सबसे पहले हो, रियलिटी में आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। और दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में सभी लोग जरूर लिखा करें, हर वीडियो के लास्ट में जितने वीडियो शुरुआत से पढ़े हुए हैं 30, 35, 40, आप उनको स्टडी करें, और ये सब में जरूर ये नोट किया करो, ये कमेंट में लिखा करो कि सर आपको उसमें कंटेंट में जो मैटर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा उसको और अच्छी तरह अगली बार भी हम बताएंगे, अगर आया होगा तो बहुत बेहतरीन, आना ही चाहिए, आप होशियार बच्चे हो ऐसा हम मानते हैं, और रियलिटी में आप होशियार हो, ठीक है। चलो नोट करो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट वायर हो, उसको ऐसे हम लोगों ने फोल्ड कर दिया एक फ्रेम में, ठीक है, इस प्रकार किसी एक स्ट्रेट वायर को एक फ्रेम में हम लोगों ने मोड़ दिया, जिसमें आई एम्पियर का करंट है, और यहां पर ये आई एम्पियर का करंट, ये सेंटर सी, और आपको ये रेडियस है आर, ठीक। और हमको क्या करना है, बोलो, सी पर निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड को हमको काउंट करना है। करो सभी लोग फटाक से। आंसर आया किसी का, क्या निकालना है हम लोग को, सी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड। कैसे करोगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंडक्टर जो पूरा दिया है इसमें कितने पार्ट हैं। एक तो स्ट्रेट कंडक्टर, ये स्ट्रेट वायर, दूसरा स्ट्रेट वायर, और ये सेमी लूप, यानी कितने चालकों से मिलकर बना है, 3 कंडक्टर्स। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो ये दूरी आर, रेडियस, तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। तो इस स्ट्रेट वायर के कारण सी पर हम लोग क्या निकाले, मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड, जिन लोगों ने कर लिया वो आंसर मिला लेंगे अपना, एट सी ड्यू टू, इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, ड्यू टू फर्स्ट करंट कैरिंग वायर,
तो अगर आप इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालोगे तो B1 इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई, और बोलो ये स्ट्रेट वायर है, वायर के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 2 पाई आर। तो B1 इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक, इस वायर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। डायरेक्शन चलो देखते हैं। ये देखो करंट किधर है, राइट साइड, और सी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट हैंड पाम रूल। अंगूठे को किधर, करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को किधर, सी की डायरेक्शन में। तो देखो जरा पाम अंदर की ओर आ रही है, तो यहां क्या देखोगे, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। ठीक, उसके बाद ये देखो ये सेमी लूप है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सी ड्यू टू सेमी लूप, इसकी रेडियस कितनी है यार, आधा लूप, और सभी लोग जानते हो आधे लूप का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, पूरे लूप का आधा। तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4R। ठीक, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4R। अब इसमें करंट किधर है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, बताओ भाई सभी लोग, तो जानते हो ना, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। जो घड़ी के चलने की दिशा में चले क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज माने दक्षिणावर्त, और जो घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में चले एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। तो देखो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो हमने आपको क्या सिखाया था, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज तो सी पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तल के लंबवत बाहर की ओर। ये परपेंडिकुलर इनवर्ड, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड। दूसरा स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट सी ड्यू टू सेकंड स्ट्रेट वायर। अगर दूसरे तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो B3, और B3 इज इक्वल टू क्या होगा, वायर का मैग्नेटिक फील्ड बोलो कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अच्छी तरह याद कर लो फार्मूले, इतने बार मिल चुके हैं, ये आपको रट जाना चाहिए। ये B3 हो गया, इस वाले वायर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल, थंब किधर, करंट की डायरेक्शन में, फिंगर किधर, सी की ओर, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, आउटवर्ड या फिर आउटवर्ड हो गया। कौन कौन परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, B2 और B3, तो ये दोनों प्लस होंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन, और B1 कैसा होगा, माइनस होगी, अपोजिट डायरेक्शन। तो हमको लिखना है B नेट, तो B नेट इज इक्वल टू B1, और किससे किसको माइनस करोगे, बोलो भाई, B1 किसमें, इनवर्ड, तो प्लस में हो गया, ये किसमें, माइनस में, इसके साथ। अब देखेंगे किससे किसको माइनस करेंगे, किससे किसको माइनस करेंगे, तो बताओ 4R और 2 पाई आर, दोनों में कौन बड़ा है, B3 की B4, बोलो भाई, ये है 4R और ये है 2 पाई आर, कौन बड़ा है, B3 की B2, बताइए सभी लोग फटाक से। ये है 4R डिनोमिनेटर में, और वो है 2 पाई आर, पाई जानते हो ना, 3.14 या 22/7, तो 2 पाई आर की वैल्यू बड़ी होगी कि 4R की, 2 पाई आर, और अगर 2 पाई आर बड़ा होगा तो B3 छोटा होगा, तो B2 माइनस B3, तो B1 प्लस B2 और माइनस का B3। तो जरा एक बात ध्यान दें, अगर हम इस पूरी कैलकुलेशन को करें तो B1 की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, चलिए बहुत अच्छा। B2 कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 4R, और भी अच्छा, और B3 कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और भी अच्छा, प्लस माइनस कैंसिल। तो सवाल का आंसर बहुत ही अच्छा, अति उत्तम, B नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4R इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और अगर आप देखो तो इसकी डायरेक्शन किधर थी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड यानी डॉट। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है
वो परपेंडिकुलर किधर होगा, आउटवर्ड्स, और बी नेट का फार्मूला कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 4r। सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए। हमने कैसे लगाया, कितने कंडक्टर थे, 3, एक स्ट्रेट वायर, एक आधा लूप, फिर एक स्ट्रेट वायर, तीनों के फार्मूले मेंशन करे, तीनों के डायरेक्शन लिखी। प्रैक्टिस होगी तो कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, फटाक से आंसर बताओगे। लेकिन ऐसी जल्दबाजी नहीं करना है कि चीजें बाउंस कर जाएं, रफ्तार में चलना है, लेकिन समझदारी के साथ, क्लेवर माइंडेड बनो, चतुराई का उपयोग किया करो क्वेश्चन में। उन क्वेश्चन में स्पीड मेंटेन किया करिए जिनमें आपको जरूरत हो, और जहां लगे कि थोड़ा सा फार्मूले में कंफ्यूजन है वहां थोड़ा सा स्लो कर दिया करो रफ्तार। तो बी नेट बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 4r। नोट कर लो फटाक से। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप लगा ले जाओगे, ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे ना, बड़ा आसान है। थोड़ी सी वैरायटी को बदलें। जैसे प्रॉब्लम हमारे पास ये दी है कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, उसको एक फ्रेम में हमने मोड़ा, पता नहीं कौन सी आकृति इसने बना दी, राजा का जो मुकुट होता है, क्राउन ऑफ ए किंग, ऐसा कुछ लग रहा है। इसमें आई एम्पियर का करंट है, आई एम्पियर का करंट है, आई एम्पियर का करंट है, सेंटर सी है, रेडियस आर है, एंगल अल्फा है, अल्फा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पता होना चाहिए अगर बायो सेवर्ट आपने पढ़ा है तो, कि हमको निकालना है सी पर मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर मैग्नेटिक फील्ड, सी पर मैग्नेटिक फील्ड। चलो स्टार्ट करो, कर सकते हैं, बड़ा आसान है हमारे लिए। पता नहीं सर कौन सी बातें कर रहे हैं, कैसे आसान है, ये तो दिख नहीं रहा है सर, अजीब अजीब टाइप का फिगर लग रहा है देखने में। किया जाए, एक स्ट्रेट वायर ये, एक स्ट्रेट वायर ये, एंड व्हाट इज दिस, आधा लूप ना पूरा लूप, बिल्कुल नहीं, ना आधा ना पूरा, एक सेगमेंट है, एक अल्पांश है, और इस अल्पांश को हम लोगों ने लिया सिग्मा डेल्टा है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जब करोगे तब सीखोगे। इस सेगमेंट की लंबाई को हम लोगों ने लिया सिग्मा डेल्टा है, कई सारे अल्पांशों का योग, समेशन ऑफ मैनी स्मॉलर स्मॉलर एलिमेंट्स, उनको जोड़ करके ये बना है सिग्मा डेल्टा है। एक स्ट्रेट वायर ये, एक स्ट्रेट वायर ये, और तीसरा ये। तो अगर आप स्ट्रेट वायर की बात करो तो इसका यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। क्यों, तो ये पॉइंट इसके सीध में है। डायरेक्ट लिख दिया, इस बार डायरेक्ट लिख दिया जाए, बहुत अच्छा। B1 इज इक्वल टू 0, B1 इज इक्वल टू 0। B1 किसका फील्ड है पता है ना, स्ट्रेट वायर का फील्ड है, तो B1 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या स्ट्रेट वायर, इसका फील्ड भी यहां पर 0, सो B2 इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा। अब ये सिग्मा डेल्टा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट C ड्यू टू सिग्मा डेल्टा एल, सिग्मा डेल्टा एल के कारण C पर मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा आसान है, बायो सेवर्ट लॉ, डेल्टा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल, लेकिन डेल्टा एल की जगह सिग्मा डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। करंट आई है, लेंथ सिग्मा डेल्टा है, थीटा, थीटा को हटाना पड़ेगा। थीटा क्या होता था, कंडक्टर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो एंगल बनाए, तो बेटा ये 90, साइन थीटा की जगह साइन 90, साइन थीटा की जगह साइन 90, और साइन 90 की जगह 1,
तो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई सिग्मा डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। यहां भी लिख दो, सिग्मा डेल्टा लिखा है ना, क्यों? सिग्मा माने समेशन, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्यों लिखो? भी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा काम कर लेते हैं, मैथमेटिक्स का उपयोग करते हैं। पढ़े लिखे हो सब लोग, मैथमेटिक्स पढ़ते हो। ये एंगल कितना अल्फा, ये रेडियस कितनी आर, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। समझ में आ गया? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो फार्मूला हमने लिखा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर एंगल की बात करो तो अल्फा, आर्क माने वृत्तीय चाप की लंबाई सिग्मा डेल्टा एल, और रेडियस का मतलब आर, तो सिग्मा डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा। बहुत अच्छा, ठीक, सिग्मा डेल्टा एल, और सिग्मा डेल्टा एल की वैल्यू को हम लोग यहां पर रख दें। देयरफॉर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और सिग्मा डेल्टा एल अल्फा आर से आर कैंसल, और बी का एक नया नवेला रूप हमारे सामने आया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अल्फा आई बाई आर, यूनिट क्या होगी? टेस्ला, क्लियर? और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 10 टू द पावर -7। इसको ये भी लिख सकते हो 10 टू दी पावर -7 अल्फा आई बाई आर, टेस्ला। आ गया? डायरेक्शन को अगर आप देखो तो यहां पर करंट किधर है? क्लॉकवाइज। तो अगर करंट क्लॉकवाइज तो फील्ड कैसा? क्रॉस। तो क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर इनवर्स मींस तल के लंबवत अंदर की ओर। और इस प्रकार पूरे क्वेश्चन का सही आंसर है 10 टू दी पावर -7 अल्फा आई बाई आर। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप आंसर को लिख सकते हो। कर लोगे ना सभी लोग? कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ तो आ गया ना? इसके कारण यहां फील्ड कितना 0, इसके कारण यहां फील्ड कितना 0, केवल एक सेगमेंट बचा। सेगमेंट की लंबाई को हम लोगों ने क्या लेट किया? सिग्मा डेल्टा एल, और क्या लगा दिया? बायोट-सेवर्ट लॉ, क्योंकि आर्क का कोई डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं होता, और बाद में समेशन लगा के और एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नोट कर ले फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लगा ले। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बायोट-सेवर्ट एप्लीकेशन की बताई गई हैं, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इनको आप घर में नोट्स बना करके आप रिवाइज करें। अगर आपके पास नोट्स बने हैं तो आप उसी से रिवीजन कर लें, लेकिन इसका रिवीजन बहुत जरूरी है ताकि एग्जाम में कोई भी किसी वैरायटी का क्वेश्चन बने तो हमसे गलत ना हो। ठीक है? तो सारे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते जाइए और तैयार करते जाइए, और अपनी तैयारी में कतई भी ब्रेक मत लगाइए। लगातार रेगुलरिटी से आप तैयारी करते रहिए, जिससे आपका आने वाला एग्जाम जब भी हो तो आपका अच्छा एग्जाम हो और आपकी तैयारी पे इसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो अभी हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन कैसे किए जाते हैं सारी बातों को सीखा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेटिज्म की नई यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, चुंबकत्व की, जिसमें अभी हम लोगों ने बायो-सेवर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशंस को सॉल्व किया है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला कंडक्टर पे फोर्स, इन सारे टॉपिक्स को, साइक्लोट्रॉन, लॉरेंस फोर्स की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन होती है, चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इन सारी चीजों की स्टडी करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो बहुत जल्द ही आपसे नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप लोग अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।